Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Shahriyar Ahmed, and today we'll be discussing the maxims of equity. Before proceeding further, I'd request each and every one of you to turn off your mic so that other participants may hear me clearly. So before proceeding further to each and every maxim of equity, I'd like to give a brief historical overview or the historical context from which the law of equity has evolved or emerged. Initially, this law has evolved in the courts of United Kingdom. इनिशियली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो मेजर सिस्टम्स मौजूद थे। एक तो हमारे पास रेगुलर कॉमन लॉ सिस्टम था जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे बेस करता है, और उसके कंट्रास्ट में सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया था इन द ब्रिटेन अबाउट 700 to 800 years ago। इसकी एवोल्यूशन हम ट्रेस बैक कर सकते हैं बैक टू नॉर्मैंडी कॉन्क्वेस्ट इन 1066। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये सिस्टम कॉमन लॉ सिस्टम से डिफरेंट कैसे है, उस पर अभी हम डिबेट करते हैं। कॉमन लॉ सिस्टम तो बात करता है फॉर्मलिज्म की। देयर शुड बी फॉर्मल कोर्ट्स। कोर्ट शुड डिसाइड द मैटर बिटवीन द पार्टीज कीपिंग इन व्यू द प्रेवलेंट लॉज, यानी कि जो कानून मौजूद हैं उस कानून की रोशनी में पार्टीज के दरमियान फैसला करेगी अदालत, और वो जो फैसला है वो एज प्रेसिडेंट सर्व किया जाएगा अगले केसेस में भी। हमें यहाँ से कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ ऐसी खसूसियात मिलती हैं कॉमन लीगल सिस्टम की या कॉमन लॉ बेस्ड सिस्टम की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फॉर्मलिज्म। साथ हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टार डिसाइसिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट उन्होंने पास कर दिया एक कोर्ट ने वही प्रेसिडेंट आगे फॉलो होगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अब जब हम 1066 की या 11वीं या 12वीं सदी की बात करते हैं, तब इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, उस पूरे एरिया के अंदर मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब वहां पे बादशाह हुकूमत करता था, और वहां पे डिफरेंट उसने कोर्ट सिस्टम बनाए हुए थे। अब लोग ये करने लगे, कुछ लोग होते थे कि जो अपना मुकदमा डायरेक्ट किंग के पास लेके जाते थे। अब किंग अपनी अदालत लगाता था एक मुख्तसर टाइम पे हफ्ते में, तो जो लोग बादशाह की अदालत में जाते थे, फिर बादशाह जो फैसला करता था जरूरी नहीं था कि वो फैसला जो है वो लॉज को देख के हो, क्योंकि किंग इज अबव द लॉज। तो किंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इन अ मोनार्कियल सिस्टम। वो लॉज को भी सुपरसीड कर सकता है, उसके पास तमाम तर पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड है। वो जो बादशाह होता था वो अपनी मर्जी से कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे इश्यूज पे भी फैसले देता था जिन्हें कॉमन लॉ कवर नहीं करता था। यानी कुछ ऐसे इश्यूज जिस पे कानून मौजूद नहीं है, लेकिन आपको पता लग रहा है कि किसी के साथ ज्यादती हुई है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस डिक्लेयर ही नहीं हुआ उस टाइम पे तो हम सजा नहीं दे सकते, या कोई कॉम्पनसेशन हम उसे नहीं दे सकते। तो लिहाजा बादशाह उस टाइम पे ये करता था कि वो कॉम्पनसेशन और उस तरह की जो रेमेडीज हैं वो कंप्लेनेंट्स को प्रोवाइड करता था। जब लोगों ने देखा कि बादशाह जो है वो ज्यादा बेहतर इंसाफ कर रहा है, तो ज्यादा लोग जो हैं वो बादशाह की तरफ रुजू करने लग गए, रादर देन अप्रोचिंग द कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम क्या था? आप लोअर कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद अपील में आगे सुपारियर कोर्ट में जाते हैं, फिर आपका फैसला होता है। लेकिन वो सारे उस स्ट्रक्चर को बाईपास करके वो डायरेक्टली किंग को अप्रोच करते थे। अब बादशाह ने देखा कि ये ट्रेंड इंक्रीज होने लग गया। उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था ब्रिटेन में, हम उसे लॉर्ड चांसलर कहते हैं, तो उसने लॉर्ड चांसलर को ये कुछ अथॉरिटी डेलीगेट की कि आप जो हैं ये इस तरह के जो फैसले हैं, इस तरह के जो केसेस हैं जो कॉमन लॉ की डोमेन उसे जिसको क्योर नहीं कर सकती, आप उसको एक्विटी में ले आए, आप उसकी अलग से कोर्ट्स बनाएं। फिर उसकी जो लॉर्ड चांसलर के तहत जो फिर आगे कोर्ट बनी, उन्हें हम कहते हैं कोर्ट ऑफ चांसरी, जिसके अंदर सारे एक्विटी से रिलेटेड मामला देखे जाते थे। अब इस पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि एक्विटी की कोर्ट्स की या चांसरी कोर्ट्स की क्यों जरूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि जो प्रोसीजर था कॉमन लॉ का बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत ट्रिकी था, बहुत फॉर्मल था। उसको अवॉइड करने के लिए जो है कोर्ट ऑफ चांसरी इंट्रोड्यूस कराएगी, क्योंकि अब लेकिन इसका नुकसान क्या होने लगा? नुकसान ये होने लगा कि लोग जो हैं वो
ट्रेडिशनल सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्टली चांसरी की तरफ जाने लगे। इसको देखने के लिए फिर 1800s और 1900s में एक्ट प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिस एक्ट के तहत उन्होंने इसको एक ही कोर्ट के साथ बेंच बना दिया था। पहले तो कोर्ट ऑफ चांसरी थी ना, उसके बाद जो है ये एक चांसरी बेंच फॉर्म बन गया था। जैसे क्वींस बेंच आपने नाम सुना होगा अगर आप यूके केसेस या जजमेंट्स पढ़ते हैं, इस तरह एक प्रॉपर बेंच बन गया था जो कि मखसूस तौर पे इन मुकदमात को सुना करता था। तो ये थी इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। Now we'll discuss what is equity, or what is the difference between equity and the principles of common law. Equity initially फेयरनेस का नाम है, जस्टिस का नाम है, और इक्विटेबलनेस का नाम है। इसके अंदर जो तीन एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, उसे हम कहते हैं गुड कॉन्शियंस, जस्टिस एंड फेयर प्ले। ये तीन एलिमेंट्स हैं कि जिसके ऊपर आपकी पूरी इक्विटी का स्ट्रक्चर खड़ा है। यहाँ तक कि आपके जो कानून भी बनते हैं उसमें देखा जाता है कि क्या ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्या वो फेयरनेस उसमें है उस कानून में, क्या उसमें जस्टिस है, क्या उससे गुड कॉन्शियंस या गुड विल शो होती है लेजिस्लेचर्स की, ड्राफ्ट मेकर्स की। ऐसा तो नहीं कि कोई कानून अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं इक्विटी के। इक्विटी बात करती है आपको रेमेडी प्रोवाइड करने की, जहां कॉमन लॉ रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता। उसकी कुछ शर्तें हैं। मिसाल के तौर पे पहली शर्त तो ये है कि आपका वो राइट एग्जिस्ट करता होना चाहिए। इक्विटी आपको किसी ऐसी चीज पे रिलीफ नहीं देगी जो कि उस वक्त आपका राइट नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके मुख्तलिफ राइट्स हैं जो आपके कानून इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो राइट्स जो हैं, अब जरूरी नहीं है कि उन राइट्स की अगर वायलेशन हो गई है तो आपके इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी उस कानून में हो। अगर नहीं है फिर आप क्या करेंगे? वहां पे इक्विटी रोल प्ले करती थी। वो कहती थी आपका ये लीगल राइट है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट आपका लिखा हुआ है और इसका कोई रेमेडी का प्रोसीजर नहीं बताया, आम अदालतें इसको नहीं देख सकती, तो हम इसको डील करते हैं। तो वहां पे आपका लीगल राइट एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, जो हमें हमारे इक्विटी के पहले मैक्सिम के करीब ले जाता है, जो कहता है कि इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। ये लैटिन मैक्सिम या लैटिन प्रिंसिपल पे बेस है, इबाई जस्ट इबाई रिमीडियम। इसका मतलब है कि वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। राइट कौन सा? स्टैच्यूटरी राइट। जहां आपका हक होगा वहां आपको रेमेडी मिलेगी। इसका केस लॉ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो मैक्सिम है ये इवॉल्व हुआ था केस ऑफ एशवे वर्सेस वाइट में। अब इसमें हुआ ये था कि एक बंदा था, उसने वोट देना था लेकिन उसे वोट कास्ट नहीं करने दिया वहां के रिटर्निंग अफसर ने। वो वहां अपना वोट देने गया, उसने उसको मना कर दिया। तो उसने अदालत में केस कर दिया। उसने कहा कि मैं एक वोटर हूँ, मैं 18 साल से अबव हूँ, तो मैं लीगली ये मेरा राइट है कि मैं वोट कास्ट करूँ। तो यहाँ पे मैक्सिम पहला इंट्रोड्यूस हुआ था और कोर्ट ने कहा था कि जहां आपका राइट है वहां आपको रेमेडी मिलेगी। तो इस केस के अंदर उसको जो है वोट करने का राइट दिया गया था, और जो रिटर्निंग अफसर है फिर उसको पेनल्टी हुई थी। अब दूसरा मैक्सिम हमारे पास है इक्विटी का, वो कहता है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि जो कुछ स्टेट्स में डिफरेंट है और कुछ स्टेट्स में डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरल प्रिंसिपल है वो यही है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मुल्क में कोई कानून मौजूद है तो आप इक्विटी का सहारा नहीं ले सकते। आप नहीं कह सकते कि मुझे ये वाली रेमेडी चाहिए, ये वाली चाहिए। जब कानून मौजूद है तो उस कानून के तहत आपके तमाम डिसीजंस होने हैं, उस कानून के तहत आपके तमाम मैटर्स देखे जाने हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, सेक्शन 49(1) है सीनियर कोर्ट्स एक्ट 1981 का यूके में, जो कि कहते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो लॉ और इक्विटी के दरमियान तो इक्विटी प्रिवेल करे। यानी कि यूके के अंदर इक्विटेबल प्रिंसिपल्स या इक्विटी का जो स्टैंडर्ड है दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू कोर्ट्स इन पाकिस्तान और अदर जुरिस्डिक्शन। उन्होंने इसको कोडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कानून ऐसा है कि जो कि इक्विटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, क्या प्रिंसिपल है इक्विटी के?
जस्टिस के खिलाफ है, कोई ऐसा कानून है जो जस्टिस के खिलाफ है, जो एक्विटेबलनेस के खिलाफ है, जो गुड कॉन्शियंस के खिलाफ है, जो फेयरनेस के खिलाफ है, तो उस कानून को इग्नोर करके एक्विटेबल प्रिंसिपल्स की बेस पे फैसला दिया जा सकता है। एक जज के लिए भी ये जरूरी है कि वो एक्विटी के प्रिंसिपल्स को समझता हो, क्योंकि इंसाफ वही कर सकता है जिसको प्रिंसिपल्स पता है कि इंसाफ के पैरामीटर्स क्या हैं। What are the principles which a person has to follow to deliver justice? जस्टिस किस तरह आप मेजर करते हो, किस तरह डिटरमिन करते हो, तो वो सारा एक्विटी से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ये तो हमारा सेकंड मैक्सिम, जो कि बात करता है एक्विटी फॉलोज द लॉ। अब हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कहें तो कहते हैं कि भाई अगर कानून मौजूद है तो उस पे एक्विटी के आप प्रिंसिपल्स नहीं लगा सकते। टोटल जो है ये 12 मैक्सिम्स है एक्विटी के, जो तमाम लीगल सिस्टम्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारे लीगल सिस्टम में भी। अब अगर हम बात करें हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की, तो जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारी हाई कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, दे आर नॉट जस्ट द कोर्ट ऑफ लॉज, दे आर ऑल्सो द कोर्ट ऑफ एक्विटी एज वेल। सो एक्विटेबल प्रिंसिपल्स वहाँ अप्लाई करते हैं। आप इन मैक्सिम्स का हवाला दे सकते हैं। इन मैक्सिम से आप जो जुरिस्प्रूडेंशियल थ्योरी है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, अपनी आर्गुमेंट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है दे आर वेल रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल, and since they have been long followed, they have obtained the power of law। तो इनकी जो ताकत है, वुसअत है, वो एक कानून की जैसी है। तो आप इन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं अपनी आर्गुमेंटेशंस में, और आपको जब ये प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे लॉज में भी इनकॉर्पोरेट हैं। दे आर हिडन समवेयर विच वी हैव टू इंटरप्रेट फ्रॉम by reading the statutes themselves। So moving on, our third maxim is he who seeks equity must do equity। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये कहते हैं कि जो बंदा चाहता है कि उसके साथ अच्छा सलूक हो वो दूसरों के साथ भी करे। इसको अगर हम कानूनी टर्म्स में लें तो कहते हैं कि जो एक्विटी चाहता है, कोर्ट से कोई रेमेडी चाहता है, उसको भी वो रेमेडी देनी चाहिए। मैं ये आपको एक केस लॉ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये केस है लॉज वर्सेस नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर ये मैक्सिम जो है इवॉल्व हुआ था हमारे पास, थर्ड मैक्सिम। इसके अंदर हुआ ये था, ये जो प्लेंटिफ है लॉज, इसने कुछ पैसे लिए थे इस कंपनी से जिसका नाम है नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी। इससे इसने पैसे लिए और फिर इसने कोर्ट में एक्शन दायर कर दिया कि मुझे मेरी सिक्योरिटीज वापस करें। सिक्योरिटीज वापस करने का इसका दावा था क्योंकि इसने मनी लिए थे अनरजिस्टर्ड मनी लेंडर से। अब जो यूके में सिस्टम है ना, यूके में जो मनी लेंडर्स हैं, यानी कि जिनसे आप कर्जे ले सकते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। जो अनरजिस्टर्ड है उनका मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चूंकि ये जो कंपनी थी ये एक अनरजिस्टर्ड मनी लेंडर थी, तो लॉज साहब ने कहा कि मैंने इससे पैसे ले लिए हैं, अब मैं इस पे केस भी करूंगा। जो कि सर काइंडली डू राइट द मैक्सिम से। ओके ओके श्योर, मैंने फर्स्ट टू मैक्सिम्स कर लिए हैं। मैं वो शेयर कर देता हूँ अभी, एक मिनट। ये काइंडली आप लोग चैट में मैं शेयर करूँ तो आप लोग अपने पास वर्ड या ऑफिस में इसको सेव भी कर सकते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है थर्ड मैक्सिम। सो थर्ड मैक्सिम में जो अभी आपको बता रहा था कि ये जो है ये अनरजिस्टर्ड मनी लेंडर था। उसने कहा कि भाई अनरजिस्टर्ड मनी लेंडर है, सो इसका कोई राइट नहीं है, तो मैं कोर्ट में जाके डबल फायदा लूंगा। डबल फायदा कैसा, उससे कर्जा भी ले लिया और कर्जा भी वापस नहीं करेगा और उसे जुर्माना भी, सिक्योरिटीज भी रिकवर करवाएगा। लेकिन कोर्ट्स ने इसकी ये चालाकी देख ली। कोर्ट्स ने इसको यहाँ पे कहा कि अगर हम उसके खिलाफ फैसला करते हैं तो वो फैसला हम करेंगे, उसकी एक रीजन है, एक शर्त है कि आप उसके पैसे वापस करें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक, दोनों तरफ से एक पार्टी पे जुल्म नहीं हो सकता, हमने बैलेंस करना है दोनों साइड्स को। अदालत का काम, जज का काम होता है कि दोनों पार्टीज के मौकफ को देखा जाए और जस्टिस किया जाए। तो यहाँ पे इसने उससे कर्जा भी लिया है और उस पर जुर्माना भी करना चाहता है। तो अदालत ने पहले कहा कि हम, उसने अनरजिस्टर्ड था, उसने आपको कर्जा दिया, उसने गलत किया, आप पहले उसका कर्जा वापस करेंगे तो उसके खिलाफ फैसला होगा। तो यहाँ पे इस थर्ड मैक्सिम का ये मतलब निकलता है कि अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं
तो आपको पहले वो रिलीफ किसी और पार्टी को देना भी पड़ेगा जिसका बनता है। इसकी एग्जाम्पल्स मैं अब आपको अपने हमारे जो पाकिस्तानी लॉज हैं उसके थ्रू भी मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो बताया हुआ है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड करना है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होगा तो आपने जो भी बेनिफिट्स लिए हैं वो आपने वापस देने। मिसाल के तौर पे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको जो है ना, आप मुझे इतने किलो चीनी पहुंचा दें, मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा। अब आपने उसे 20,000 एडवांस पेमेंट कर दी, लेकिन वो चीनी वाला कहता है कि मैं आपको नहीं भेजना चाहता, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट तो वो कैंसिल कर सकता है, लेकिन कब? जब वो जो उसने आपसे एडवांस पैसे लिए हैं ना, वो पैसे उसने एडवांस आपको वापस करने हैं। इसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल यही है जो मैंने अब आपको सेक्शन के थ्रू उसके बताया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैक्सिम्स इक्विटी के, ये किस तरह कोडिफाइड है, किस तरह हमारे कवानीन में ये मौजूद हैं। इसी तरह आपने अगर सीपीसी पढ़ी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसका ऑर्डर 8 है और रूल 6 है गालिबन, जो कि सेट ऑफ की बात करता है। सेट ऑफ प्रिंसिपल भी इसमें है। सेट ऑफ ये होता है कि अगर आपका कोई क्लेम है, दूसरे बंदे का कोई क्लेम है, उसे आप एक ही केस में एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने आपने मेरे 25,000 देने हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, इसने मेरे वो 10,000 भी देने हैं। तो बजाय इसके कि मैं अपना केस अलग करूं कोर्ट में, आप अपना केस अलग करो। एक ही केस के अंदर आप काउंटर क्लेम करोगे और हम सेट ऑफ कर लेंगे। आपने मेरे 25,000 देने हैं, मैंने आपके 10,000 देने हैं, 25,000 में से आप 10,000 माइनस करें, अमाउंट कितनी बनी? 15,000। कोर्ट कहेगी बाकी के 15,000 दो, मामला हल हो गया। तो इसको हम सेट ऑफ करना कहते हैं। जो क्लेम्स होते हैं उन्हें एडजस्ट करना कहते हैं, इसे कहते हैं क्लेम एडजस्टमेंट बाय काउंटर क्लेम, दूसरी जो टर्म इसके लिए यूज होती है। तो ये चीज। फिर अगर आप टीपीए में आ जाएं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसका सेक्शन 35 है जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करता है। वो कहता है कि अगर आपने किसी लीगल इंस्ट्रूमेंट से कोई फायदा लेना है तो आपने उसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या है? ये एक अलग बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसको शॉर्टली मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ये होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा रेमेडीज मौजूद हो ना, तो आपने जो रेमेडी या जो चीज आपने फायदा बेल करना है, आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना है। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं आपसे 1,000 रुपया लूंगा और मैं आपको ये डिलीवर करूंगा। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि 1,000 रुपये वाली बात तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन दूसरा काम मैंने नहीं करना। यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये लीगल इंस्ट्रूमेंट में भी आती है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में भी आती है। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप एज अ होल साइन करते हैं। ये नहीं कहते कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त से एग्री करता हूँ, बाकी सारी शर्तों से नहीं करता। तो ये इसका जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट था। बाकी किसी टाइम हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे प्रॉपर लेक्चर होगा तो उसमें भी हम इसको साथ डिस्कस करेंगे। ये मैंने अभी आपको 3-4 एग्जांपल्स थर्ड मैक्सिम की दे दी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फोर्थ मैक्सिम ऑफ इक्विटी। वो मैं इधर टाइप भी कर देता हूँ। ये है हमारा फोर्थ मैक्सिम ऑफ इक्विटी। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपने जब अदालत आना है तो आपने विदाउट एनी नेगेटिव रिकॉर्ड आना है। आप यानी कि चोर अदालत नहीं आ सकता कि भाईजान जो है वो मेरे जो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 3 लोग हैं, उन्होंने मिलकर चोरी करने का फैसला किया, उन्होंने बैंक लूटा और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि सारे जो है आपस में पैसे डिवाइड करेंगे। 2 चोर पैसे लेके भाग जाते हैं, तीसरे को देते नहीं। अब वो तीसरा चोर उठ के कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई मैंने चोरी की थी, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया था, इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। क्यों? ही हैज नॉट अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। भाई तू खुद चोर है, तूने खुद एक क्रिमिनल एक्ट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑन अनलॉफुल टर्म्स इज वॉइड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, शुरू के सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो कॉन्ट्रैक्ट जिसका अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है चोरी करना, उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो फोर्थ मैक्सिम यहाँ भी इस तरह रोल प्ले करता है। अगर हम इसका केस देखें, तो केस इसका जो पहला आया था वो था डीएनसी बिल्डर्स वर्सेस
काइंडली माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर लें। और क्या बात, आपको तो क्वेश्चन तो मिस निस्ता बलोच, आप अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली। अरे थैंक यू। अच्छा, जो केस था डीएनसी बिल्डर्स लिमिटेड वर्सेस रीस, इसके अंदर पहली बार ये प्रिंसिपल अपहेल्ड हुआ था। इसके अंदर हुआ ये था कि जो बिल्डर्स थे, इन्होंने प्रोमिसरी स्टॉपल अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इन बिल्डर्स ने अनफेयर एडवांटेज या बेनिफिट लिया हुआ था, इसलिए जो है वो इसको प्रोमिसरी स्टॉपल को अप्लाई नहीं किया गया, कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। इसी तरह हम अगर बात करें फ्रॉड की, मिस रिप्रेजेंटेशन की, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं तो फिर भी आप अप्रोच नहीं कर सकते कोर्ट को कि ये मेरे पैसे दे। भाई अब अगर आपने खुद फ्रॉड या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की है तो उसके अंदर ओनस आप पे भी है, और आपने जो है वो अ, एक काम ऐसा किया है जो कि लॉ प्रोवाइड नहीं करता। सो यू हैव नॉट कम विद क्लीन हैंड्स। ये मैक्सिमम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पता हो कि अगर उन्होंने अपना राइट लेना है तो उन्होंने खुद किसी के साथ ज्यादती ना की हो, या उन्होंने खुद कोई ऐसी एक्टिविटी ना की हो जो कि अनलॉफुल हो। आप एक अनलॉफुल एक्टिविटी करके कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते कि मुझे रिलीफ दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर हमारे पास जो फोर्थ मैक्सिम है वो है, फोर्थ मैक्सिम से पहले मेरे पास वो जेन में कुछ सेक्शंस आ गए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, सेक्शन 17, 18 और 20। वो कहते हैं कि अगर आपने एक्विटेबली बिहेव नहीं किया और आपका कंडक्ट अनफेयर है तो फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो तब हो सकती है कि जब आपने अपने एंड पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया हो, पार्ट परफॉर्मेंस की हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको पिछले एग्जांपल दे जो दिया उससे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक आदमी ने 20,000 रुपये एडवांस दिया और उसने कहा कि आपने इतना जो है वो आपने मुझे चीनी पहुंचानी है। अब अगर वो उसे 20,000 एडवांस देता ही नहीं है और जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो गुजर जाती है, तो फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि मुझे जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दें, क्योंकि उसने अपनी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं की। सो पार्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ मैक्सिम ऑफ इक्विटी के, फोर्थ आई गेस हो गया है, फिफ्थ मैक्सिम की तरफ जाते हैं। फिफ्थ मैक्सिम ऑफ इक्विटी डील्स विद डिले डिफीट्स इक्विटी। ये मैक्सिम ये बात करता है कि अगर आपने अपना एनफोर्स करने में आपने डिले किया, तो वो जो डिले है उससे आपके जो इक्विटेबल राइट है वो चला जाता है, डिले डिफीट से। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेशेस भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विसेंस भी कहते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। और ये ज़्यादातर हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशंस में आते हैं, और ये वहाँ आते हैं जहाँ लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्सप्रेसली बताए गए हैं लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पर रिवीजन फाइल करने का कोई लिमिटेशन पीरियड जैसे बताया हुआ है, सीपीसी के अंदर भी बताया हुआ है। इस तरह लिमिटेशन एक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मुकदमात का लिमिटेशन पीरियड बताया। लिमिटेशन पीरियड का मतलब ये है कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर इतने टाइम में आप दावा दायर कर सकते हैं, रिवीजन दायर कर सकते हैं, रिव्यू दायर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और अगर आप इसके बाद दायर करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि आपने अपना वो राइट तस्लीम करने से इनकार कर दिया, आपने एक्विजिशन शो कर लिया है। वो कहते हैं ना कि खामोशी में ही हाँ तस्वुर की जाती है, साइलेंस इज अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो वो जो साइलेंस है वो साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस समझी जाती है। इसका केस इस तरह से शुरू में इक्विटी में इवॉल्व किया कि एक बंदा था, उसकी जमीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ था, और वो बंदा कोई 10 साल से रह रहा था। अब वो कोई पता नहीं उसके कोई आगे लीगल हेयर्स को कोई 15-20 साल बाद जाके ख्याल है कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है तो ऐसे है ऐसे है।
तो फिर जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि आप इतने 10 15 20 साल के लिए आप लोग सो रहे थे, आप लोगों को तब नहीं पता था कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा होया हुआ है। तो उसने कहा कि चूंकि अब आप 20 साल बाद आए हैं, इसलिए हम प्रिज्यूम करेंगे कि उनकी जो पोजेशन है वो राइटफुल पोजेशन है, क्योंकि पोजेशन इज 9/10 ऑफ लॉ। तो इसलिए उनको फिर वो राइट नहीं मिला। अगर वो उसी टाइम अप्रोच करते विद इन रीजनेबल टाइम, यहाँ पे जो रीजनेबल टाइम है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है कि रीजनेबल टाइम के अंदर आपने कोर्ट में अप्रोच करना है। अगर आप टाइमली कोर्ट को अप्रोच नहीं करते तो आपकी नेगेटिव जो विल है वो शो होती है कि इस बंदे का हो सकता है राइट ना हो। अगर तो आपका राइट है और आपको तकलीफ पहुंची है, फौरी फौरी कोर्ट को आप अप्रोच करो। आप लिमिटेशन पीरियड गुजरने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? तो जो हमारे पास फिफ्थ मैक्सिम है ना, वो इस प्रिंसिपल को डील करता है। फिर हमारे पास जो सिक्स्थ मैक्सिम है इक्विटी का, वो कहता है कि इक्वालिटी इज इक्विटी। ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा मैक्सिम लगता है लोगों को, लेकिन सिंपली पुट इट सेज कि इक्विटी के थ्रू आप इक्वालिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप हर एक को इक्वली ट्रीट करें। अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो वो ये है कि लेट से एक बिलियनियर है और एक गरीब आदमी है। अब कोर्ट दोनों के लिए सेम रिलीफ रख दे, इसको भी 100 रुपया ही कंपनसेशन मिलेगी, उसको भी 100 रुपया मिलेगी। तो हर एक को उसके नीड्स के मुताबिक रिलीफ देना, कॉम्पनसेशन देना इज इक्विटी। जब आप इक्विटी प्रैक्टिस करते हैं तो जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जो रेशियल डिफरेंसेस हैं, जो सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। सो एक्विटी प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी बनेगी जो कि इक्वालिटी पे मबनी होगी। बाज दफा इक्वालिटी ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि अगर आप दो डिफरेंट लोगों को सेम ट्रीट करेंगे तो वो एक डिफरेंट रिजल्ट निकालेगा। इक्वालिटी के लिए जरूरी है कि जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी इक्वल हों। तो यहाँ पे एक्विटी ये बात करती है कि थ्रू एक्विटेबल प्रिंसिपल्स, जो फाइनल गोल है या फाइनल ऑब्जेक्टिव है एक्विटी का, वो इक्वालिटी ही है। इक्वालिटी किस तरह कि हर एक के इक्वल राइट्स होंगे, हर एक के इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और ये नहीं होगा कि एक पार्टी जो है उसको एडवांटेज होगा और दूसरी पार्टी को एडवांटेज नहीं होगा। जैसे अगर आप उसकी मिसाल ले लें किसी आम कोर्ट लॉ की सिस्टम की, तो उसके अंदर कुछ पार्टीज होती हैं जो एडवांटेज पोजीशन में होती हैं, लेकिन इक्विटी के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को इक्वल फुटिंग पे रखें। जो हमारे पास अब उससे अगला मैक्सिम है, आई गेस ये होगा सेवंथ मैक्सिम, जो कि बात करता है इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म। ये मैंने आपको शुरू में जब हिस्ट्री बताई है ना, तो अब उसके साथ मैं आपको उसको लिंक करके बताता हूँ। मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि जो कॉमन लॉ था, कॉमन लीगल सिस्टम था, वो फॉर्मलिज्म पे बेस्ड था। उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज थी। तो इक्विटी आया कि उसको फिक्स करने के लिए सेवंथ मैक्सिम वही बात करता है कि इक्विटेबल प्रिंसिपल्स और इक्विटी का मकसद है इंटेंशन को देखना, नॉट द फॉर्म। किसी भी कानून की जो फॉर्म है, जो लैंग्वेज है, उसकी जगह उस कानून की इंटेंशन को देखना इक्विटी का मकसद है। सो कॉमन लॉ चूंकि वेरी रिजिड होता है, और रिजिड होने की वजह से बाज दफा कॉमन लॉ कुछ ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रिक्ट होता है, तो उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से हम उससे रिलीफ नहीं मिल सकता। तो इक्विटी वहां पे बात करता है कि हम उस कानून की इंटेंशन को देखते हैं कि इंटेंशन क्या था उस लॉ की, क्या रेमेडी क्योर करना चाहता था, क्या बेनिफिट पहुंचाना चाहता था। तो वो जो बेनिफिट है उसको इक्विटी टारगेट करती है। जैसे अगर एक कॉमन लॉ एग्जिस्ट करता है, कोई अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसकी डैमेज के तौर पे कॉम्पनसेशन का, और वो फिक्स कॉम्पनसेशन है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बंदा आपकी कोई चीज घर में तोड़ गया, तो उसका जो है लेट से 500 रुपया उसकी कॉम्पनसेशन है। अब अगर कोई आपके घर से आपका कोई फोन तोड़ गया जो कि लाख, कुछ लाख 2-3 लाख रुपए का है, कोई ऐसी जो है ना कीमती चीज तोड़ गया है, जैसे कोई पेंटिंग है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है,
उसके लिए भी 500 रुपया होगा, तो आपको तो रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो इक्विटी है वो ये बात करती है कि जितना आपका डैमेज हुआ है उसके मुकाबले में उतना रिलीफ दिया जाएगा। सो कॉम्पनसेशन शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द डैमेज कॉस्ट। ये हमारा सेवंथ मैक्सिम बताता है कि कॉम्पनसेशन उतनी हो जितना डैमेज हुआ है, ताकि उस पार्टी को रिलीफ तो मिल सके। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी बताया हुआ है कि अगर आपने रीजनेबल कॉम्पनसेशन क्लेम करनी तो कॉम्पनसेशन कितनी होनी चाहिए। और ये जो केस था पार्किन वर्सेस थॉरोल्ड, जिसके अंदर इसको डिस्कस किया गया था, इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर एक पार्टी एक फिक्स पीरियड के अंदर लैंड सेल ऑफ लैंड के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक पार्टी फिक्स पीरियड के अंदर उसे कंप्लीट करने से रह जाती है, तो एक्विटी उसे अलाउ करती थी रीजनेबल टाइम कि आप उसे कंप्लीट कर लें। सो इक्विटी इंटेंशन को देखती थी। अगर आप दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, पेमेंट हो गई है, थोड़ा सा पेमेंट में डिले है, तो कोर्ट अलाउ कर देती थी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लें। तो ये जो ग्रेस पीरियड है, जो रीजनेबलनेस है, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना, ये इक्विटी के एक बेसिक फीचर्स में से है, जो कि हमारे कॉमन लॉ में नहीं है। कॉमन लॉ में क्या होता, आपने कॉन्ट्रैक्ट की 2 दिन आगे निकल गए हैं डेट से, आपका जो है वो सारा वॉइड हो गया, कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन इक्विटी ने देखा चूंकि आप लोगों ने गुड फेथ में परफॉर्म किया है, वो सारे एलिमेंट्स को इक्विटी देखता है, गुड फेथ के, जस्टनेस के, कॉम्पनसेशन के लिए, रीजनेबलनेस के। ये जो एलिमेंट्स है ये वैसे भी हमारे यूएल सिस्टम में भी होने चाहिए। लेकिन हम चूंकि स्ट्रिक्टली कॉमन लॉ सिस्टम या कॉमन लॉ के जब प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर इस तरह की जो स्ट्रिक्टनेस है और फॉर्मलिज्म बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें मुश्किल हो जाती हैं उसको करना। इसी तरह जो अगला मैक्सिमम इक्विटी का वो है कि इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। इन पर्सोनम और इन रेम, पहले मैं आपको इसका फर्क बताएगा। इन पर्सोनम का मतलब होता है इन पर्सन, इन रेम का मतलब होता है अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज। तो जहाँ एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक एट लार्ज होती है, तो उसे हम इन रेम कहते हैं। जहाँ एक बंदा इन्वॉल्व होता है तो उसे हम इन पर्सोनम कहते हैं। सो इक्विटी एक्शन पर्सोना का मतलब है कि हर इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर बंदे के लिए उसकी सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। हर बंदे की जो कॉम्पनसेशन है वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से डिटरमिन होती है। इसके ही मिसाल हम करते हैं शेयर, केस ऑफ पेन वर्सेस लॉर्ड बाल्टीमोर। इसके अंदर ये हुआ था, एन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज मेड फॉर द plaintiff who brought a boundary dispute case to an English court, yet the land was situated in Maryland, USA. The jurisdiction of court was applicable to parties as they both were in English and lived in English. यहाँ के अंदर इन्होंने जुरिस्डिक्शन की बेसिस पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। इस प्रिंसिपल को आप जुरिस्डिक्शनल बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस केस में उन्होंने कहा कि एक बंदा मैरीलैंड का था, लेकिन चूंकि लैंड जो है वो मैरीलैंड यूएसए के अंदर था, लैंड यूएसए के अंदर था, हमारा जो सीपीसी है वो कहता है कि केस टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जो जनरल प्रिंसिपल है अंडर सेक्शन 16 ऑफ सीपीसी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि उसका मसला नहीं है, लैंड यूएसए में है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो इंग्लैंड की थी, दोनों लोग इंग्लैंड में रहते थे, तो इसलिए इंग्लैंड की कोर्ट्स ने भी उसको जुरिस्डिक्शन ले ली। तो ये इक्विटेबल प्रिंसिपल, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, उसकी एक मिसाल है कि किस तरह इक्विटी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसका रिलीफ। फिर अगली दो मैक्सिम्स मोर और लेस सिमिलर हैं, उसको हम इकट्ठे डिस्कस करते हैं। पहला एक ये प्रिंसिपल है, दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल है ये वाला। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि व्हेन द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम प्रिवेल्स। अब ये जो इक्विटीज हैं ये आपकी एस्टेट के केस में बात हो रही है। अगर दो एस्टेट्स होती हैं, एक आपकी लीगल एस्टेट होती है, दूसरी आपकी इक्विटेबल एस्टेट होती है, जो आपको इक्विटी के थ्रू मिल रही हो या राइट आपका मिल रहा हो इक्विटी के थ्रू। तो अगर कोई ऐसी एस्टेट्स हैं तो जिस पर्सन का उस पे पहला राइट है, जो पहली इक्विटी एक्रू की है, तो वो प्रिवेल करेगी।
मिसाल के तौर पे अगर ए ने इक्विटेबल मॉर्गेज दिया एक्स को, फिर उसके बाद वो वाई को भी मॉर्गेज कर देता है, तो एक्स का राइट जो है इक्विटेबली पहला होगा। आपने ये कॉन्सेप्ट जो है मॉर्गेज वगैरह में ज्यादा देखा होगा कि लोग जैसे लीज में, अगर आप देखें लीज के बाद सब लीज कर देते हैं, तो उसके अंदर जो पहला आपके पास पार्टी होती है जिसको पहले वो लीज पे मिलती है, उसका राइट जो है, उसकी जो इक्विटी है वो पहले होती है। इसी तरह अगर आप किसी के साथ, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया घर बेचने का, पहले बंदे के साथ किया, फिर आपने दूसरे बंदे के साथ कर लिया, तो पहले बंदे का जो राइट है वो पहला है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे इस मैक्सिम का ये मतलब है कि उसकी जो इक्विटी एक्रू हो गई है, जिसको राइट एक्रू हो गया है, वो उसका पहला राइट है। वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि जनाब इस घर के साथ इसने एग्रीमेंट मेरे साथ किया था, अगर ज्यादा पैसों में उसे उधर मिल रहा है तो उसे उधर ना लेने दिया जाए क्योंकि मेरा राइट है। फिर हमारे पास जो मैक्सिम था वो था कि इक्विटीज आर इक्वल, द लॉ प्रिवेल्स। यहाँ पे ये है कि हमने तो देखा सिचुएशंस को जहाँ पे लॉ का इशू था, अब यहाँ पे एक्विटीज का इशू है। दोनों पार्टीज के सेम राइट्स हैं, दोनों पार्टीज की सेम एक्विटीज हैं, किसी को हम एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह नहीं दे सकते। तो यहाँ पे लॉ अप्लाई करेगा, जहाँ पे एक्विटीज बराबर हैं, दोनों पार्टीज बराबर हैं, इक्वल फुटिंग पे हैं, वहाँ पे हम जो है लॉ को प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। इस तरह अगला मैक्सिम है कि equity imputes an intention to fulfill an obligation। ये आपके साथ मैंने मैक्सिम शेयर कर दिया। इस मैक्सिम का मतलब ये है कि इफ अ पर्सन इज ऑब्लिगेटेड टू डू वन एक्ट एंड डज अनदर, देन एक्ट डन बाय हिम विल बी टेकन एज क्लोज इनफ अप्रोक्सीमेशन टू द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्लिगेशन। अगर एक बंदे ने काम करना था, वो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ काम कर देता है, तो एक्विटी ये तस्लीम करेगी, ये एक्सेप्ट कर लेगी कि वो जो काम था उससे उसकी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गई है। हम कॉमन लॉ में देखते हैं, कॉमन लॉ सिस्टम में जो कानून ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, आपने वही जो चीज़ है उसको पूरा करना है, उसी कंडीशन को फुलफिल करना है, वही आपकी ऑब्लिगेशन है। बट ऐसे भी हो सकता है इन एक्विटेबल केसेस कि जहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन कुछ और थी लेकिन आपने उससे मिलता जुलता काम कर दिया, तो कोर्ट वहां पे कहती है कि हमें आपकी इंटेंशन हमने इन्फर कर ली है, आपने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज कर ली। फिर जो हमारे पास लास्ट मैक्सिम है वो है equity looks on that as done which ought to have been done। ये मैक्सिम बताता है कि in case where individuals are required by law or by agreement to perform any act of legal significance, equity will regard that act as having been done as it ought to have been done even before it actually happened। ये मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ क्यूएसओ के साथ। क्यूएसओ के अंदर हमारे पास प्रिजम्पशंस का एक चैप्टर है। प्रिजम्पशन के चैप्टर्स के अंदर लिखा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप एज लॉ टेंडर करते हो इन एविडेंस, कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगली रजिस्टर्ड हैं और वो जो लॉफुली ड्यूली एग्जीक्यूटेड हैं। तो वो जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है, वो प्रिजम्पशन आपकी एक्विटी से आई है। जो ये प्रिजम्पशन है वो बात करती है कि अगर एक पार्टी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी और वो काम उसने करना था, कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि वो जो काम है वो उसी प्रोसीजर के तहत उसी तरह परफॉर्म हो गया है, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिबटेड। तो ये एक प्रिजम्पशन, तो दिस इज बेसिकली प्रिजम्पशन रेज्ड इन फेवर ऑफ पार्टी अंडर ऑब्लिगेशन। यानी जिस पार्टी की ऑब्लिगेशन थी, जिस पार्टी ने काम करना था, जिस पार्टी की जिम्मेदारी थी, उसके हक में जो है प्रिजम्पशन रेज की जाती है कि उसने फॉर्मली इस काम को किया होगा और ये जो काम है प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दिया होगा। सो ये थे हमारे टोटल 12 मैक्सिम्स ऑफ एक्विटी। जो सारा हमारा एक्विटी का लॉ है वो इन्हीं मैक्सिम्स के गिर्द रिवॉल्व करता है और इनके साथ जो केसेस हैं उनसे डील करता है। ये आपके लीगल सिस्टम की एक बड़े मेजर पार्ट है, और जो कि ऑल द मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड रिकग्नाइज इट एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट एज बीइंग एनफोर्सेबल। सो हमारी कोर्ट्स के अंदर भी इन मैक्सिम्स को यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको कुछ लॉज की भी एग्जांपल दी कि किस तरह हमारे जो लॉज हैं वो भी इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे ही बेस करते हैं, उसकी मैक्सिम्स यूज होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
एंड इफ एनी वन ऑफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। आप चाहें तो इधर टाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू। Sir, can you please repeat maximum 6 equality of is equality? ओके ओके। जो सिक्स मैक्सिम है इक्वालिटी इज एक्विटी, वो ये कहता है कि एक्विटी का जो मेजर पर्पस है वो है इक्वालिटी क्रिएट करना। ये मैक्सिम बात करते हैं कि एक्विटी कोशिश करती है कि जो लीगल पार्टीज हैं उनको इक्वल पोजीशन पे रखा जाए। एक्विटी स्ट्राइव्स टू पुट लिटिगेशन पार्टीज ऑन इक्वल लेवल। एक्विटी के थ्रू क्या होता है, दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में मैक्सिम का बताया था, जो हमारा सेकंड मैक्सिम था कि ही हु सीक्स एक्विटी मस्ट डू एक्विटी। इस मैक्सिम को अगर आप इसके साथ पढ़ेंगी तो आपको इसको ज्यादा सेंस बनेगी कि जिसने एक्विटी करनी है उसके साथ एक्विटी होगी। ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, डू गुड हैव गुड। जो हम अक्सर कोट सुनते हैं ना, डू गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, तो वो चीज है। आप इक्वल ट्रीटमेंट आप चाहते हैं आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो तो आपने इक्वल ट्रीटमेंट करना भी है। जो इक्विटी है उसका इसलिए मेजर पर्पस ये है कि इक्वालिटी स्टैब्लिश हो। इक्वालिटी ऐसे नहीं स्टैब्लिश होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। बाज दफा पार्टीज अनइक्वल होती हैं, अनइक्वल पार्टीज को इक्वली नहीं ट्रीट कर सकते, उन्हें इक्विटेबली करेंगे। जैसे एक बंदा है, उसकी हाइट है इतनी, उसकी हाइट है, एक बंदा उसकी इतनी हाइट है, दोनों ने क्रिकेट मैच देखना है, दोनों ने तो देखना है, तो उनकी हाइट को आप ऐसे बराबर लेंगे। तो ये जो बराबरी की सतह है ना, इसको हम कहते हैं इक्वालिटी। ये किस तरह, ये एक्विटी के तहत एक पार्टी जो ऊपर वाली पोजीशन पे थी, स्ट्रांग पोजीशन पे थी, उसको हम नीचे लेके आए हैं। जो निचली पार्टी थी जिसका राइट वालेट थे उसको हम ऊपर लेके आए हैं। दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, यहाँ पे हमारे पास फैसला होगा। सो दैट्स योर आंसर फॉर सिक्स मैक्सिमम ऑफ इक्विटी। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन तो बता दें। आई गेस और किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को जो है इक्विटी के मेजर प्रिंसिपल्स की समझ आ गई है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलिवेंस है हमारे लॉज में, ये भी आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत डेवलप हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज।